हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट। कोल्ड वॉर की जो सीरीज़ चली आ रही है उसका लास्ट पार्ट रह गया था। इम्पैक्ट क्या पड़ता है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर जब चली तो आपको मैंने पहले ही बताया इंट्रोडक्शन कि भाई यूएसए और यूएसएसआर की सुप्रीमेसी की लड़ाई थी। दोनों एक दूसरे से मतलब नंबर वन पे आना चाहते थे। तो ये जो कोल्ड वॉर चली तकरीबन 90s तक, इसका असर क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में, इसका क्या असर हुआ। तो पहला असर है बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी या बायपोलर पावर स्ट्रक्चर। पूरे दुनिया में बायपोलर पावर स्ट्रक्चर हो गया। बाय मतलब टू, दो पोल्स हो गए। एक तरफ यूएसए पोल है, एक तरफ जो है क्या कहते हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन पोल है। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखने की कोशिश की है। वर्ल्ड हैड गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। जो पूरी दुनिया वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड होगी। वन ब्लॉक वॉज लेड बाय यूएसए विच वॉज नोन एज अमेरिकन ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो एक जो ब्लॉक था वो था अमेरिकन ब्लॉक, उसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे। वेयर एज द अदर ब्लॉक was led by Soviet Union which was called a Soviet bloc और कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो एक तरफ यूएसए या यूएसए का ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ सोवियत ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है, जिसको कहते थे। सो द न्यू वर्ल्ड पावर कन्फिग्रेशन हैड डेवलप्ड विच वॉज टर्म्ड एज बायपोलर। तो एक नई टर्म आ गई थी बायपोलर, मतलब दो पोल्स है, मतलब पावर एक के हाथ में नहीं है, पावर इज बिटवीन टू पोल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट आ गई थी। एक दूसरे पे शक करते थे, यकीन नहीं करते थे। वर्ल्ड में सारी कंट्रियां जो एक दूसरे के ब्लॉक में होती थी वो दूसरे ब्लॉक पे भरोसा ही नहीं करती थी, ठीक है। तो ड्यू टू द कोल्ड वॉर एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ल्ड वॉज मार्क्ड बाय बिटरनेस, कड़वाहट आ गई थी। और डाउट और हॉस्टिलिटी, एक दूसरे से नफरत करते थे और डाउट करते थे एक दूसरे के ऊपर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड, ख़त्म हो गई, बट देर वॉज नो पीस इन द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गई, मगर उसके बाद वर्ल्ड में पीस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शक करते थे कोल्ड वॉर की वजह से। पीरियोडिक क्राइसिस एंड द थ्रेट ऑफ वॉर करेक्टराइज्ड द कोल्ड वॉर डेज। तो कोल्ड वॉर डेज को अगर हम याद करते हैं तो थ्रेट ऑफ वॉर के तौर पे कि पता नहीं कब जंग लग जाए, ठीक है। और पीरियड ऑफ क्राइसिस था ये। क्राइसिस क्यों? किसी को किसी पे यकीन ही नहीं है, कोई पता नहीं कब कौन सी कंट्री हमला कर दे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं, आर्म्स रेस एंड मिलिटराइजेशन। तो हर एक कंट्री आर्म्स रेस में पड़ी हुई थी कि मैं हथियार बनाऊंगी, दूसरी कंट्री कहती मैं उससे भी तगड़ा हथियार बनाऊंगी। अमेरिका कोई बम बनाता था, सोवियत यूनियन कहता था मैं इससे भी तगड़ा बम बनाता हूँ। एक कोई जंगी जहाज़, कोई जो फाइटर प्लेन से बनाते थे, दूसरा कंट्री उससे भी तगड़ा बना देता था। तो जो पैसे किसी गरीब कंट्री की वेलफेयर पे खर्च हो सकते थे, गरीबों को हेल्प करने में इस्तेमाल हो सकते थे, वो ये आर्म्स रेस में इस्तेमाल कर रहे थे। तो देर वॉज एन आर्म्स रेस बिटवीन बोथ द बिग पावर्स, ठीक है, दोनों पावर्स के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी। ह्यूज मनी, यहाँ आना था, ह्यूज मनी वॉज स्पेंट ऑन डेवलपिंग एंड कलेक्टिंग द डेंजरस वेपन्स के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, जैसे न्यूक्लियर बम बनाएंगे, न्यूक्लियर बम के लिए एटॉमिक जो है यूरेनियम वगैरह रॉ मटेरियल लेना, तो बहुत इन्होंने खर्चा कर दिया। इतना खर्चा कर दिया कि अगर ना करते, विच कुड हैव बीन स्पेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअर नेशंस। किसी गरीब देश को दे देते या कई देशों के खर्चे निकल जाते, उससे उनकी गरीबी हट जाती। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। ये सबको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर ने अपने मिलिट्री अलायंस बना लिए थे। मिलिट्री अलायंस सिंपल वर्ड्स में एक यूनियन टाइप बना ली कि भाई अगर हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पे एक पे भी हमला कर दिया तो वो सब पे हमला माना जाएगा और हम सब मिलके लड़ेंगे। विद द पर्पज़ टू स्ट्रेंथन देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स सेवरल मिलिट्री अलायंसेज वर फॉर्म्ड बाय बोथ द सुपर पावर्स। तो दोनों सुपर पावर्स ने अच्छा खासा मिलिट्री अलायंस बनाया। एंड इन दिस टास्क अमेरिका वॉज फार अफेड ऑफ सोवियत यूनियन। जो अमेरिका था वो सोवियत यूनियन या रशियन ब्लॉक से काफ़ी एडवांस था, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स बना लिए थे। तो फॉर एग्जांपल यूएसए ने बनाया नेटो, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। इसमें सबसे पहले 12 यूरोपियन स्टेट्स ले ली। नेटो की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसने बनाया सीटो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाई 1954 में। इसमें ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया होना था, ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डाली। उसके बाद और भी कई आई हैं, जैसे कि नेटो थी, सीटो थी, सेंटो भी करके एक आई हैं, और भी कई आई हैं। तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे।
तो बस ये कहेंगे कि भाई जो यूएसए था उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट बनाया। वॉर्सो पैक्ट में क्या किया? जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उनको आपस में मिलाया, और उन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को मिलाने के बाद जैसे अल्बानिया, बल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड एट्सेट्रा ये सारी जो थी वो बना के उन्होंने सोवियत यूनियन में वॉर्सो पैक्ट बनाया, ताकि ये ना हो कि ये कंट्रियां भाग के दूसरी तरफ चले जाएं। तो यूएसए सेव करना चाहता था अपने कैपिटलिस्ट रजीम को, और यूएसएसआर सेव करना चाहता था अपने कम्युनिस्ट रजीम को। इसलिए दोनों ने ब्लॉक्स बना लिए ताकि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं ये इधर उधर ना भागें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट है रैपिड डीकोलोनलाइजेशन। ये सबको पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पूरे वर्ल्ड में जा के गरीब कंट्रियों के ऊपर जुल्म किए हैं और उनके ऊपर राज किया है, पूरा उनको अपना गुलाम बनाया है। तो जो रशिया था वो उसके अगेंस्ट था कि भाई तुमने देशों को गुलाम बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्रिटिसाइज़ करता था। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ना पड़ गया वो कंट्री को, क्योंकि रशिया अंदरों अंदर उनके जो रिवोल्ट हो रहे थे कंट्रियों के, उनको हेल्प करनी शुरू कर दी थी उसने। तो नंबर ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस हैड emerged which were later मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये मतलब मेरा फ़ोन बंद हो गया था। द नंबर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैड emerged which were later on came to be known as थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो एकदम बंद हो गई, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किनको कहा जाता है? वो कंट्रीज़ को जिन्होंने अपनी रिसेंटली इंडिपेंडेंस हासिल की है। After the end of World War II, the communist bloc had criticized the policy of colonization of the Western countries. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कम्युनिस्ट ब्लॉक ने कहा कि ये जो कॉलोनलाइजेशन तुमने जो कॉलोनियाँ बना बना के फैलाई हुई हैं, ये जो तुमने गरीब कंट्रियों के ऊपर राज किया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को मजबूरी निकलना पड़ा। नहीं निकलते तो वो मतलब जो यूएसएसआर है वो मतलब कॉलोनियलाइजेशन का नाम ले लेके उन पर हमला कर देता, तो भी तो निकलना ही था। और सिक्स्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तो मौज लग गई। क्यों? उनको कभी तो यूएसएसआर से कोई ग्रांट्स की वो आ रही है पेशकश, और एक तरफ से यूएसए से पेशकश आ रही है, तो गरीब कंट्री उसकी मौज लगी, उसको यूएसए भी सपोर्ट करना चाहता है, यूएसएसआर भी सपोर्ट करना चाहता है। तो बोथ द पावर ब्लॉक्स हैड ट्राइड टू इंक्लूड these newly independent states into their respective block। किस लिए करना चाहते थे? 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट नंबर ए, दे कुड प्रोवाइड मिलिट्री बेसिस टू रिस्पेक्टिव पावर ब्लॉक्स। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे कंट्री में मिलिट्री बेस बना लेते हैं और तुम्हारे को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, तुम्हारे को डिफेंस करेंगे। दूसरा, दे कुड बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीडर्स। बेसिकली वो क्या करना चाहते थे कि जो भी यूएसएसआर के लीडर्स हैं, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, ठीक है, उनको अपने पार्ट के साथ जोड़ना चाहते थे। मतलब सिंपल वर्ड्स में कैपिटलिज्म फैलाना चाहते थे, अपना इकोनॉमिक सिस्टम। और सी आ जाता है, दे कुड एक्सटेंड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट इन द इंटरनेशनल फोरम स्पेशली इन यूनाइटेड नेशन। तो वो ये कहते थे कि भाई अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो यूनाइटेड नेशन में अगर तुम्हारा कोई भी पंगा हुआ तो हम उसे सॉल्व कर लिया करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास वीटो पावर तो थी। सेवन्थ पॉइंट, सेटबैक टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को सेटबैक मिला। सेटबैक क्यों मिला? यूनाइटेड नेशन जो भी कोई अपने दिमाग से या अच्छे जो है वो लेना चाहता था, जो अच्छे डिसीजंस, वो अच्छे डिसीजंस नहीं लिए गए, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास वीटो पावर थी, और वो अपने जो भी रिस्पेक्टिव ब्लॉक के जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना चाहती थी। उनका मकसद ही यही था। तो वो हर दूसरे तीसरे मसले पे वीटो पावर का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो कंट्री जो उनके ब्लॉक में है उसको अपने साथ ही रखा जा सके और अपने मकसद को हासिल किया जा सके। तो द कोल्ड वॉर हैड वाइडली इन्फ्लुएंस्ड द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन यूनाइटेड नेशंस वर मेड लेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। मेरिट के हिसाब से डिसीजन नहीं लिए जाते थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर ब्लॉक्स। ये यूएसए और यूएसएसआर टांग फंसा देते थे, अपने पावर को यूज़ करके, वीटो पावर को यूज़ करके डिसीजन लेते थे। बोथ द सुपर पावर्स गेव मोर अटेंशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज एफिलेटेड टू देयर ग्रुप। जो भी उनके ग्रुप की कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा जोर लगाते थे कि ये हमारे ग्रुप से एफिलेटेड है, इसके जो जहाँ पे इसके इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से हमने काम करना है। एंड टू अचीव देयर पर्पज़ बोथ द सुपर पावर्स हैड रिपीटेडली मेड यूज़ ऑफ देयर वीटो पावर।
तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी वीटो पावर का बहुत इस्तेमाल किया ताकि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक के जो कंट्री है उसको पटा के रखें, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना भाग जाए कहीं दूसरे ब्लॉक में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और भी कई पॉइंट्स हैं इसके, और भी कई फैक्ट्स हैं, ठीक है, मगर हमने आज इतने ही डिस्कस किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कमेंट कीजिए और मुझे अपने कमेंट देख के मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।